नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की चार बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शिवराज कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे बूस्टर डोज को लेकर, जिसका सीएम योगी ने शुभारंभ किया। बता दें कि इससे 12 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में रहेंगे। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर, जिससे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो आइए रुक करते हैं चार बड़ी खबर की पहली बड़ी खबर की ओर। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वहीं टीकाकरण का बूस्टर डोज अभियान को 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने के निर्णय लिया गया। साथ ही बीच बीच में इसके महाअभियान भी चलाए जाएंगे। वहीं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि से सहमति दी गई। आज वल्लभ भवन द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत, अगवानी, विधायकों से भेंट के संबंध में भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। भारत के इतिहास में पहली बार 70 साल कि उसमें हमारी जनजाति की बहन पहली बार राष्ट्रपति बन रही है। आज टीकाकरण का जो बूस्टर डोज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की जनता को दिया गया है, उसे 21 जुलाई से प्रारंभ करने का और 25 सितंबर तक चलाने का भी निर्णय हुआ है। तो शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई है, उसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं। उस पर तमाम जो बातें हैं वो सामने आई हैं। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं टीकाकरण का बूस्टर डोज अभियान जो 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। बूस्टर डोज इसलिए क्योंकि कोरोना को पूरी तरह से भारत से मिटाना है, और साथ ही साथ बीच बीच में इसके महाअभियान भी चलाए जाएंगे। बीच बीच में वहीं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया। आपको बताएं कि चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि के लिए भी सहमति दी गई है। तो ये तमाम जो प्रस्ताव हैं, ये शिवराज कैबिनेट में के बैठक में आज इन पर मुहर लगी है, और यह मुहर जो विकास कार्यों की लगी है वो वास्तव में विकास के लिए बहुत ही जरूरी था। आपको बताएं कि शिवराज कैबिनेट की अध्यक्षता में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन जो योजना है उसके लिए मंजूरी दी गई है। वहीं टीकाकरण का बूस्टर डोज 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीच बीच में इसके महाअभियान भी चलाए जाएंगे। महाअभियान चलाए जाएंगे यानी कि अब महाअभियान में क्या होगा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही वहीं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है, और राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि के लिए सहमति दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज सीएम शिवराज की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, प्रमुख प्रस्तावों पर। जी निश्चित रूप से देवेंद्र जी, आज जो कैबिनेट हुई है उसमें मुख्य रूप से जो बूस्टर डोज है तीसरे के लिए उसको प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बीच बीच में महाअभियान भी चलाए जाएंगे। तो कुल मिला के जो बूस्टर डोज लगने हैं लोगों को, जी कृष्णा, जैसे कि ये कहा गया है कि बीच बीच में महाअभियान भी चलाए जाएंगे, क्या होगा उस महाअभियान में,
कुछ खुलासा हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल, महाअभियान में अस्पतालों में, स्कूलों में अलग से व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह से पहले सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के लिए महाअभियान चलाए गए थे, उसी तरह तीसरे डोज के लिए भी स्कूलों में और अस्पतालों में विशेष रूप से आयोजन होंगे और वहाँ पे लोगों को तीसरे डोज लगवाने के लिए जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि तीसरे डोज से किस प्रकार फायदा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसके लिए तीसरा डोज बहुत जरूरी है। जी, बूस्टर डोज तो बहुत जरूरी है ही, साथ ही साथ वहीं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी गई है। जी, छूट कितनी है, कैसे है? जी, देखिए 10,000 रुपए दिया जा रहा था स्ट्रीट वेंडर में जी, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो लग रही थी जी, वो अब सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर योजना में ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं गरीबों को, उसमें छूट दी गई है और राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया है। कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट के वृद्धि के लिए सीटों पर सहमति दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो कई प्रकार से जो मध्य प्रदेश के विकास की योजनाएं हैं उन पर आज सहमति दी गई है कैबिनेट में। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज से उत्तर प्रदेश में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज देने वाला भारत दुनिया भर में एक प्रमुख देश है। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से काम किया है। सीएम के अनुसार 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को 104% और 98.17% ने दूसरी डोज ली है। सीएम ने कहा है कि 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को 100% पहली और 90% दूसरी डोज लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक बूस्टर डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद 9 महीने का गैप था। हाल ही में केंद्र सरकार की गाइडलाइन में बदलाव करते हुए इसका समय अब 6 महीने कर दिया गया है। कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है वह सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने को अग्रसर है। दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकिशोर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजकिशोर, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल बता दें देवेंद्र जी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सिविल अस्पताल में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। हम बता दें कि आज
उसको लेकर शुरुआत की गई है, जो कि पूरे प्रदेश में जो कोरोना का हाल था, जिसके बाद लगातार जो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी हो रही है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिविल अस्पताल में इसकी शुरुआत की है, जहां पर ये 17 से 18 वर्ष के जो बच्चों थे उनको भी लगाई जाएगी बूस्टर डोज। वहीं बता दें, इस बूस्टर डोज की बात अगर करें तो हम जो 18 से जिन्होंने दूसरी डोज ले ली है, उसके बाद अब उनको पहले समय इसका जो समय निर्धारित था वो 9 महीने का था, उसका निर्धारित समय घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। जिन्होंने दूसरी डोज ले ली उसके बाद उनको ये 6 महीने के अंदर अंदर इनको तीसरी डोज लेनी होगी। हालांकि हम बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लगातार ऐसे सराहनीय कार्य कर रही है, लगातार लोगों से जुड़कर काम कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रिकॉशन बूस्टर डोज की शुरुआत की है, जहां पर जो पूरे प्रदेश राजकिशोर वर्मा, हम जानना चाहेंगे कि ये जो बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है यहाँ पर, उसके लिए तैयारियां क्या क्या थी? जी बिल्कुल बता दें कि उसके लिए पहले से कुछ जो दूसरी डोज ले चुके थे उनका तीसरे डोज का समय हो चुका था, उनके लिए उनको बुलाया गया था, उनको बुलाकर आज बूस्टर डोज लगाई गई है। हालांकि बता दें कि उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कार्य का शुभारंभ किया गया था। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। हालांकि हम बता दें, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई थी, पहले से तैयारी की गई, और पिछले दिन पिछली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया था उत्तर प्रदेश में। वहीं केंद्र सरकार का भी इस पर जो गाइडलाइन था, पहले 9 महीने का समय दिया गया था कि 9 महीने के अंदर अंदर इस बूस्टर डोज को लगाना था। अब उस समय की अवधि को घटाते हुए अब 6 महीने का गैप कर दिया गया है। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए राजकिशोर वर्मा। तो उत्तर प्रदेश में आज जो है निःशुल्क प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता राजकिशोर वर्मा। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। यह जमानत 2018 में हिंदू देवता पर किए गए ट्वीट के केस में दी गई है, लेकिन जुबैर को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन पर चल रहे दूसरे केसों में अभी कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने इसी दिन उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। पहले जुबैर पर दंगे भड़काने, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इसके बाद विदेश से फंड रिसीव करने के आरोप में उन पर इस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि जुबैर पर 7 एफआईआर दर्ज की गई है, इनमें से 6 यूपी में है। वे दिल्ली, सीतापुर, हाथरस, लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में हैं। इन मामलों में उन्हें बेल मिलनी बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, हम जानना चाहेंगे कि ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं जुबैर जी, उनको जमानत मिली है। जी हेलो जी जी, देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर मोहम्मद जुबैर हैं, उनको आज जमानत मिली है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। जी, और मामले क्या क्या है उन पर समझना चाहेंगे? ये कोर्ट का मामला है और तथ्यों और तर्कों के आधार पर जज अपने फैसले देते हैं। कई बार बहुत से अपराधियों को जमानत मिल जाती, कई बार निर्दोष भी रह जाता है। ये बहुत सारी विवेचना और चिंतन का विषय है। लेकिन इन पर जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था, उसके बाद उनको बड़ी दिन बाद ऐसी जमानत मिली है। लेकिन और भी मामले हैं। जी, ये भी बताया जा रहा है कि 7 मामले अभी और शेष हैं जिन पर अभी सुनवाई होनी है, इसलिए वो अभी जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर जो इनमें सुनवाई होती है, इनमें भी जमानत मिल जाती है, तो इसकी गारंटी क्या है कि वो आगे भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला काम नहीं करेंगे? जी, मुझे लगता है कई बार अपराधी जेल से निकलने के बाद सुधरने की प्रक्रिया में होता है जी, और जो नहीं सुधरता फिर वो दोबारा जाता है। ये तो आदमी को तय करना है कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन जब 7-7 एफआईआर दर्ज हों तो क्या कहेंगे?
ये सुधरने वाली प्रक्रिया लग रही है जैसा आप बता रहे हैं? ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके। लेकिन एक तरह से कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता पर भी आघात मानते थे। जी, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, आज के दौर में तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पहरा है, और ये जो लोग दुरुपयोग करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के दुरुपयोग करेंगे तो फिर पहरे और बढ़ेंगे, क्योंकि सदुपयोग ही सुख है और दुरुपयोग ही दुख है। तो ये कष्ट के विषय हैं जो लोग किसी भी चीज का दुरुपयोग करते हैं, और मुझे लगता है कि सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है? वो तो कहा ही जाएगा जब तक किसी पर आरोप जब सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर क्या लगता है कि दुरुपयोग ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त दुबे जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को एक मामले में जमानत दी गई है, लेकिन अभी और मामले उनके ऊपर हैं जिसकी सुनवाई होनी बाकी है, इसलिए वो अभी जेल के अंदर रहेंगे। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। कांकेर जिले में बेहतर शिक्षा व्यवस्था का ढोल पीटने वालों को यह तस्वीर देखनी चाहिए जो कहते हैं कि जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके में बेहतर शिक्षा और वे तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका कोयली बेड़ा आज भी विकास से कोसों दूर है, जहां के नन्हे बच्चे जर्जर भवन में डर से एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं, और उस पर भी दुर्भाग्य है कि बच्चों को रोशनी नसीब नहीं होती। बता दें कि सरकार अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद स्कूल खोलकर शिक्षा तो दे रही है ताकि नक्सल क्षेत्र के बच्चे भी फर्राटे से इंग्लिश बोल और पढ़ सकें, लेकिन आज भी कुछ स्कूलों में इस तरह की तस्वीर सामने आना इस बात का परिचायक है कि शिक्षा व्यवस्था में अब भी काफी काम करना बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन इस मामले पर कितना संज्ञान लेता है। वहाँ स्कूल तो पूरा जितने भी स्कूल हैं पूरा जर्जर है, पूरा क्लास में पानी भरा है, और जहाँ तक बिजली की सुविधा भी नहीं है, और हाई स्कूल ऐसे तो पानी की सुविधा भी नहीं है। वहाँ लेटरिन बाथरूम तो बना है लेकिन सुविधा भी नहीं है पानी का, तो उसमें दिक्कत होती है, और ऐसे पूरा मलमल गिर जाता है, तो बच्चे लोगों को दिक्कत होने के कारण वहाँ टीचर लोग तो बाहर खड़े रहते हैं, और स्कूल की जर्जर देखकर बच्चे लोगों को छुट्टी कर देते हैं। सर मैडम लोग बाहर रहते हैं खड़ा, छुट्टी कर देते हैं, आते हैं बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे। हम बच्चे लोग को स्कूल भेज रहे हैं खाना खिलाकर, तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं क्या, तो बच्चे लोग नहीं पढ़ सकते इसलिए घर आ जाते हैं भैया, पूरा जर्जर हो गया है इसीलिए। और दूसरा हमारे कोयली बेड़ा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एम्बुलेंस नहीं है, स्थायी एम्बुलेंस होना चाहिए हॉस्पिटल में। और बाहर जो पानी डोबी साइड से आते हैं गर्भवती महिला, उन महिला लोग को बहुत दिक्कत जाती है, और बाढ़ भी एकदम ज़्यादा रहता है तो एकदम ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। सभी कोयली बेड़ा के बता रही थी, हम लोग जो है ऑफिस में जो जानकारी है उसको अपडेट करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ भवन जो है कोयली बेड़ा में क्षतिग्रस्त है, कितने मरम्मत योग्य हैं, इस सारी जानकारी लेके हम तत्काल अपने कलेक्टर मैम को इसकी फाइल रखेंगे, और मेरे ख्याल से जो है जल्दी से जल्दी इस पर जो है वो मैम विचार करेंगी। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कांकेर जिले के में शिक्षा व्यवस्था यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर जो ये देखा जाए देखा जाए तो ये सरकार बराबर दावा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी सजग हैं। ऐसे आत्मानंद स्कूल खोलने की भी बात करती है जहाँ पर बच्चों को इंग्लिश शिक्षा दी जाए ताकि जो बच्चे हैं वो फर्राटे से इंग्लिश बोल सकें, अंग्रेजी में बातचीत कर सकें। लेकिन ये तस्वीर देखिए जहाँ पर अंधेरे में लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो भी अंधेरे में खड़े हैं, बच्चे भी अंधेरे में खड़े हैं, यहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में पढ़ाई हो रही है। इससे वास्तव में आँखों पर भी दिक्कत आएगी छात्रों के। तमाम ऐसे बातें हैं। यह व्यवस्था यहाँ भवन भी, जैसा कि अभी आपने सुना कि भवन भी जर्जर है और डर के साए में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक तरह से अगर जो कुछ अनहोनी हो जाती है तो बच्चों
का एक तरह से जीवन खतरे में है। यहाँ पर ये स्थितियां देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां करती हैं कि कितने जर्जर अवस्था में यह भवन है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो छत है इसकी, यह किस तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ से प्लास्टर भी टूट टूट कर गिरा हुआ नजर आ रहा है। नीचे आप देखिए, फर्श की ओर ध्यान दीजिए, जहाँ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से छत से प्लास्टर टूट करके गिरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर जो बच्चा बैठा तो उसे जरूर उसके सर पर चोट जरूर थोड़ी बहुत जरूर लग जाती, और कहीं ना कहीं अगर जो छत कभी गिर गया, ऐसा भगवान न करे, तो कहीं ना कहीं जनहानि हो सकती है, बच्चों के जीवन पर आ सकता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौसम साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मौसम, हम जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था की बातें की जाती हैं, इस विद्यालय को देख करके यह लगता है कि यह सिर्फ वादे हैं और वादों पर अमल नहीं होता। जी क्या कहेंगे मौसम साहू? वादे पर आज तक सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कांकेर में करीब करीब सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो आज जर्जर हो चुके हैं और गिरने की स्थिति में है, और प्रशासन इस ओर खासा ध्यान नहीं दे पा रही है। हर साल आंकड़े तो मंगाए जाते हैं, पर आंकड़ों के हिसाब से काम नहीं दिख पाता, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर जनहानि होने का खतरा बना ही रहता है। जी, तो ये कब से खतरा बना हुआ है? क्या इस ओर जो स्कूल प्रशासन है उसका भी ध्यान नहीं है और जो शिक्षा विभाग है उसका भी ध्यान नहीं है? अगर जो ध्यान नहीं है तो क्या किसी ने ध्यान दिलाने की जहमत भी नहीं उठाई? यहाँ खतरा कई सालों से बना हुआ है। लगातार हर साल लोगों द्वारा शिकायत की जाती है, महिला प्रकोष्ठ द्वारा शिकायत की जा रही है, नेताओं द्वारा शिकायत की जा रही है, पर अब तक प्रशासन इस ओर खासा ध्यान नहीं दे पा रही है। वहीं बड़ी संख्या में स्कूल जर्जर होने के कारण भी ध्यान न देना के बात सामने आ रहा है, क्योंकि इसके लिए बड़ा मद चाहिए जिससे वो सुधार कर सकते हैं, और इसकी वजह से तमाम इस तरह के मद में, इसके मरम्मत के मद के लिए तमाम सरकार फंड देती है। तो आखिर इस फंड का होता क्या है? जब फंड जारी करती है सरकार और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, भवन की मरम्मत के लिए, तो क्या यह फंड यहाँ जारी नहीं किया जाता? इस विद्यालय के लिए नहीं दिया जाता, आवंटित नहीं किया जाता? अगर नहीं किया जाता तो क्यों? यहाँ फंड जारी किया जाता है, पर उससे थोड़ी बहुत स्कूलों का, कुछ मात्र के स्कूलों का मरम्मत किया जाता है। इसके बाद बाकी स्कूलों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे हर साल स्कूल लगातार जर्जर हो रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं। फंड का इन लोग लीपापोती करते हैं, यह बात भी सामने आता है। आप यहाँ अध्यापकों से भी बात किए होंगे, क्या अध्यापकों ने अपने उच्चाधिकारियों से इस जर्जर भवन की हालत को बताया है? लिखित में कुछ शिकायतें की हैं या फिर इसकी मरम्मत की मांग की है? जी, अध्यापकों द्वारा ग्रामीण स्तरों में शिक्षा समिति का बैठक लिया जाता है और शिक्षा समिति के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है। शिक्षा समिति द्वारा बार बार शिकायतों के बाद कुछ ही ऐसे स्कूलों का मरम्मत किया जाता है, जिसके बाद वो राहत की सांस लेते हैं। पर बाकी ऐसे सैकड़ों स्कूल है जिसमें आज तक कोई न मरम्मत हो पा रही है, न उस ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौसम साहू इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के जो कांकेर में कुछ विद्यालय हैं जिन पर शिक्षा विभाग की नज़र नहीं है, बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही छत इतने जर्जर हैं कि कभी भी वो बच्चों के सर पर गिर सकते हैं। यानी कि डर के साए में शिक्षा व्यवस्था सुचारू हो रही है, जबकि सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे कर रही है। फिलहाल आज 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।